ओके, तो बेनिफिट्स देख लेते हैं सबसे पहले। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सरकार जो भी सरकारें जितनी भी होंगी उनका फिजिकल डेफिसिट कम होगा, रेवेन्यू आएगा तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सपोज़ इंडिया से भी कोई कंपनी जो है, सपोज़ रिलायंस है, वो अपने, ऐसे तो होता नहीं, इंडिया का वैसे भी टैक्सेशन जो है वो काफ़ी कम ही है, अगर लेकिन होता है तो अगर इंडिया से सपोज़ बाहर पैसा जाता है, इफ़ मनी फ्लोज आउट फ्रॉम, गंदा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इंडिया, तो इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होगा, और उससे जो है हमारी जो डिपेंडेंसी होगी, टैक्स डिपेंडेंसी, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे बढ़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्स पे डिपेंडेंसी बढ़ने से जो भी निचले तबके के लोग हैं उन पर भी फ़ायदा पड़ता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई देता है ना, तो उन पर भी नुकसान आता है। और ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को भी रोकता है, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म ग्लोबल टैक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो क्या ये करना आसान होगा? करना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक केवल प्रपोजल है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब लोगों का कोऑपरेशन चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, और कुछ लॉ भी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि इसके नुकसान क्या है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, गिल्टी टैक्स। गिल्टी टैक्स क्या है, इसे, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये यूएसए का ही एक तरह का पुराना, इसने यूएसए ने कुछ टाइम पहले एक मिनिमम टैक्स टाइप अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो उसका नाम था गिल्टी टैक्स। तो अगर पूछता है कि विच कंट्री स्टार्टेड गिल्टी टैक्स और व्हाट इज गिल्टी टैक्स रिलेटेड टू, तो गिल्टी टैक्स ये यूएसए ने स्टार्ट किया था, और कुछ नहीं है, फालतू चीज़ है बहुत। मिनिमम टैक्स ही, मतलब जो भी इसने प्रपोज किया ना उसी तरह से, मिनिमम टैक्स रेट 21% है। और इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या हैं, तो वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्रिटिकल एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो इश्यूज़ यही हैं कि सबसे पहले तो जब भी ऐसा कुछ होगा, मतलब जब टैक्स रेट आप बढ़ा दोगे टैक्स सेवन से, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है एक, कंपनीज वुड क्राउड आउट, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। क्राउड आउट हो गया तो एफडीआई नहीं आएगी, और एफडीआई नहीं आएगी तो जॉब लॉस होगा। तो जो मैंने पॉइंट में लिखा है वो फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ खुद को याद दिलाने के लिए, ठीक है। इससे ये होगा कि जो कंपनी अभी यूएसए में बैठी हुई थी, वो टैक्स मतलब केमन आइलैंड से लिखी, तो उससे केमन आइलैंड का डेवलपमेंट हो रहा है ना। अभी कंपनी को पता है कि मुझे देना तो 21% ही, तो मैं यूएसए में दूँ या वहाँ दूँ, इससे अच्छा यूएसए में दे के ख़त्म करता हूँ। तो उससे ये होगा कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएगी कंट्रीज़ के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी है, इंडिया की कंपैरेटिवली टैक्स जो है टैक्सेशन वो कम है यूएसए से, तो इसलिए इंडिया में मतलब वो आते तो उनको प्रॉफिट होता है, तो इंडिया को उससे नुकसान होगा। तो उससे इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये खुद ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज करता है, क्योंकि कंट्रीज़ के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है ना दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ग्लोबलाइजेशन को भी क्वेश्चन करता है ये। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, ईजी टॉपिक है बहुत, अगर समझ में आ गया हो तो, ओके। फिर अभी ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा है ना, वो जब भी बजट होता है, बजट के जब जीडीपी कैलकुलेशन होता है, तो अगर अलग अलग मेथड से करो, इनकम मेथड हो गया या फिर कोई दूसरा मेथड हो गया, कौन सा मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसके अंदर अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं ना उसके, कंजम्पशन हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया, है ना। तो एक होता है अगर हम एक्सपेंडिचर बेसिस वाला देखते हैं, तो प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, ये होता है। तो इसके अंदर हम अभी जो देख रहे हैं वो हम एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये करंट अफेयर ये बोल रहा है कि इस बजट के अंदर 34% जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या क्या होंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रोड बनेगी, एयरपोर्ट बनेंगे, रेलवे बनेंगे, इंडस्ट्रीज़ बनेगी, कंस्ट्रक्शन होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो जॉब्स मिलेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा उसमें फ़ायदा मिलेगा, वैल्यू जनरेशन होगा। वैल्यू जनरेशन कैसे, मतलब वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। फिर ये क्या है, इश्यूज़ क्या है कि कुछ कुछ क्वालिटी हो गया, लैग इन मल्टीप्लायर। ये लैग इन मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप आज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसका जो बेनिफिट होगा वो आज से 5 या 6 साल बाद रियलाइज़ होगा, ठीक है। बाकी के मतलब रेड टेपिज्म, इन्फ्लेशन, लेस सेविंग, के फालतू मतलब कॉमन टॉपिक्स, कॉमन पॉइंट्स, फालतू नहीं कह सकते हैं, कॉमन पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फालतू, ओके। फिर आता है एक टॉपिक, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इसमें से 2-3 चीज़ें हम देख सकते हैं कि एक तो इन्वायरमेंट वाला जो वो था कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कौन कंज्यूम करता है, तो एग्रीकल्चर करता है। ग्राउंड वाटर भी और सरफेस वाटर भी, 2 तरह के वाटर के सोर्सेज होते हैं ना, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि
जो टोटल फ्रेश वाटर का सोर्स है उसमें ग्राउंड वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो होता है ग्लेशियर, उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर, है ना, उसके बाद शायद लेक्स आता है, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर, तो इसको अपन कंफर्म कर लेते हैं। तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड 2-3 डायमेंशन है वो बता देता हूँ मैंने इन्वायरमेंट के अंदर इसे स्टोर कर रखा है अपने। यस, लेक्चर 1। बाबू ओ बाबू, बाबू ओ बाबू, एक सेकंड में बता दूँ, इसमें तो नहीं है, लेक्चर 1 में होगा मेरे। हाँ ये रहा। तो हमने इसको ऑयल सर्व करके कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा तो आइस कैप में होता है, सबसे ज़्यादा ओशन में पानी, फिर फ्रेश वाटर देखे तो आइस में सबसे ज़्यादा, फिर ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा, फिर लेक्स में, ग्लेशियर एंड सॉरी क्या गंदा लिख दिया है तो मैंने, सबसे ज़्यादा ओशन, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, फिर ग्राउंड वाटर है, थर्ड पे ग्राउंड वाटर है। तो मैंने क्या लिखा है, OIGL, फिर है अपना ग्राउंड वाटर के बाद लेक, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड बायोस्फेयर। तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, OIGL, ठीक है, ओशन, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स एस से, सॉइल, एटमॉस्फेयर आर से, रिवर्स एंड बी से बायोस्फेयर। तो ये सरबजीत है, सरबजीत मूवी अगर देखी हो तो, जिसमें ऐश्वर्या राय होती है, सरबजीत को पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं, तो सरबजीत के बाल बड़े बड़े तो उसे ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो ऑयल, OIG में जी साइलेंट है, ऑयल सर्ब, ठीक है। गंदी ट्रिक है लेकिन इसे याद हो जाएगा, नॉट सो गंदी, अच्छी ही है वैसे तो, खुद की तारीफ में ज़्यादा ही कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की हम बात कर रहे थे, तो हमने 2-3 डायमेंशंस देख ली कि ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम एग्रीकल्चर करता है, दोनों ही, और ऑयल सर्ब, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर में इसलिए था कि ग्राउंड वाटर रिड्यूस होने से क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। 20% कम होने का मतलब क्या, सपोज ग्राउंड वाटर पहले आप 100 किलो गेहूँ उगा पाते थे, अब सर्दियों के अंदर आप केवल 80 किलो ही उगा पाओगे, 20% कम हो गया ना उस वजह से। तो बस हाँ, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। अब लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन तो ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा है किससे रिलेटेड है, पर ये रिलेटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है। तो बेसिकली अगर इशू समझ लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इशू होता है ये तय करने का कि क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट सोर्स हो तो उससे अगर सर्टिफाई कर सके कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऑर्गेनिक है, या फिर वो चीज़ ऑर्गेनिक है, या फिर वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो उसे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो वही ये लार्ज मतलब इस इनिशिएटिव का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव का मतलब यही है कि आप बहुत सारे मतलब कम टाइम के अंदर जो बड़े बड़े खेत हैं उनको एक साथ सर्टिफाई कर दो, लार्ज एरियाज़ जो हैं उन्हें एक साथ ऑर्गेनिक फार्म्स के रूप में सर्टिफाई कर दो। तो जो फर्स्ट सर्टिफिकेशन मिला है वो अंडमान और निकोबार को मिला है, ठीक है। और ये परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किया गया है, क्योंकि क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफिकेशन लेना मुश्किल होता है, इसको लेने में मतलब मैंने पढ़ा था एक सर्टिफिकेशन को लेने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा तो सर्टिफिकेशन आसान हो जाएगा, और सर्टिफिकेशन आसान हो जाएगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट होगा ऑर्गेनिक चीज़ों का, या फिर जो लोकल सप्लाई भी है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक और स्कीम है जिसे बोलते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ये PGS बोलते हैं। PGS भी सिंपल है, मतलब नाम देख के नहीं पता लगता कि किससे रिलेटेड है, लेकिन होता यही है कि किसान होते हैं वो आपस में ही मतलब सुलह मशवरा करके सर्टिफाई कर देते कि हाँ भाई साहब हम ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का मेन इशू याद रखना, उससे तुम्हें याद रहेगा कि किसका क्या है, ओके। अब हाँ, अब ये था RBI फिक्सेस द टेन्योर इन टर्म ऑफ लिमिट ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड लिमिट फॉर प्राइवेट बैंक टॉप ऑफिसर्स। तो RBI ने क्या, RBI ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली कर सकता है। तो इसने RBI ने मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की जो टेन्योर था वो 15 साल और 70 साल कर दिया है, 15 साल या फिर 70 साल तक, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट फिर से हो सकता है आफ्टर 3 ईयर पीरियड कूलिंग। तो 3 ईयर पीरियड कूलिंग की क्या ज़रूरत होती है, कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए कि जिससे कि करप्शन को रोकने के लिए किसी भी MD के अपने बैंक में इतने ज़्यादा टाइप नहीं हो जाए कि वो खुद ही उसमें फ्रॉड में इन्वॉल्व होने लग जाए, इसलिए होता है कूलिंग पीरियड, कि अगर रीअपॉइंटमेंट चाहिए तो कूलिंग ऑफ पीरियड होने के बाद में, ठीक है।
तो 70 साल और 15 साल याद रखना, और चेयरमैन और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनके लिए 75 साल तक, ठीक है। तो एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इनका मत पूछो डिफरेंस, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं अभी करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो क्या चल रहा है कोविड के दौरान, ठीक है। ये मेंस के जीएस से रिलेटेड आंसर में तुम कोट कर सकती हो। ये डेटा काफ़ी अच्छा डेटा है, बहुत सिंपल डेटा है और बहुत बेसिक डेटा है कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। -8% ग्रोथ रेट, ठीक है। अभी प्रिडिक्ट ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बेस इफेक्ट होगा ना। अभी वैसे इकोनॉमी गर्त में चली गई है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले अगले साल के अंदर, मतलब FY फिजिकल ईयर 22 के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि 12% तक हो सकती है, डबल डिजिट में। अभी -8% है। डेट टू GDP रेशियो टारगेट कर रहे थे हम इसको, करंट अगर इकोनॉमी की क्लास में याद हो तो 50% पे, लेकिन ये 90% चला गया है, बहुत ज़्यादा है। फिजिकल डेफिसिट हम इसको 3% पे लेके आ गए थे 2019 के अंदर, ये 9% पे पहुंच गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम इसे लगभग 6% पे लेके आ गए थे, कोविड के दौरान ये 23% हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है कोविड के दौरान, कैसे हाउ द थिंग्स हैव प्लेड आउट, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए कि डेट टू GDP रेशियो को देखते हुए क्या हमें और बोरो करना चाहिए या फिर क्या गवर्नमेंट का और बोरो करना ठीक है, तो उसमें एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लाइन लगी मुझे कि even though the fiscal deficits are really high, yet government must not fear the deficits because extraordinary times need extraordinary measures. तो अभी ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक लाइन हमने ऑलरेडी उसमें, मैंने शायद नहीं बताया था ये चीज़, कि गवर्नमेंट को फ्री वैक्सीनेशन के लिए मतलब आगे आना चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन ज़रूरी है बिकॉज द बेनिफिट्स विच फ्री वैक्सीनेशन वुड हैव वुड फार आउटवे द बेनिफिट्स, फ्री वैक्सीनेशन कैन फार आउटवे इट्स बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाता है तो हम ये सोचेंगे, गवर्नमेंट ये सोचेगी, हर इंसान यही सोचेगा कि गवर्नमेंट को नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री वैक्सीनेशन देने के भले मॉनिटरी नुकसान हो, लेकिन उसके जो बेनिफिट होंगे, जिस तेज़ी के साथ इकोनॉमिक खुल पाएगी, जिस तेज़ी के साथ लोग फिर से काम करने आ पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से तेज़ हो जाएगी, तो इट आउटवेज द बेनिफिट ऑफ फ्री वैक्सीनेशन ना, जो भी होगा। तो इसीलिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर ही है वो फ्री वैक्सीनेशन देना। तो एट दिस टाइम हमें फिजिकल डेफिसिट से डरना नहीं चाहिए, बोरोइंग से डरना नहीं चाहिए। कंट्रोल हो वो अच्छी बात है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, बस ये चीज़ है। और ये गिल्टी टैक्स ऑलरेडी मैंने बता दी था, ये ब्लैक बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नीचे मतलब कुछ एडिशन करना था इसलिए। फिर एक है पेस्ट रेजिस्टेंट सोयाबीन। तो अभी पेस्ट रेजिस्टेंट सोयाबीन है, इसको पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया है जिसका नाम है अगरकर इंस्टीट्यूट, और ये पुणे बेस्ड है, प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो पुणे में है अगरकर इंस्टीट्यूट, ये याद रखने वाली बात नहीं है। ये अगरकर से और पुणे को तुम लिंक अप कर सकती हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में दे देता है दैट इट हैज़ बीन मेड बाय ओनली आईकार, तो वो गलत हो जाएगा। तो दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और पता है ये जो अगरकर इंस्टीट्यूट है ना, इसकी ये खासियत है कि जो भी सीड्स के नाम रखता है ना, ये मैक्स से शुरू करता है, MACS मैक्स। तो पहले इसने एक राइस का भी बीज बनाया था, तो उसका नाम भी कुछ मैक्स करके ही था, ठीक है। तो ये इन दोनों को तुम याद रख लो, अगरकर हमेशा मैक्स ही बनाएगा, ठीक है। और कल्टीवेशन सोयाबीन जो है वो कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट के अंदर और ईस्ट सेंट्रल इंडिया के अंदर। और सोयाबीन एक तरह का खरीफ क्रॉप है, ठीक है। सोयाबीन किस लिए फेमस है? सोयाबीन उसके प्रोटीन के लिए फेमस है। सोयाबीन का मिल्क होता है, सोयाबीन का टोफू बनता है, और सोयाबीन का ऑयल होता है, ठीक है। इट्स एन ऑयल सीड, ठीक है, इट्स नॉट अ पल्स। सोयाबीन का तेल, ठीक है। चलो आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।